नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका शीर्षक था कि आंध्र प्रदेश में भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू है। तो दोनों हाथ में लड्डू आंध्र प्रदेश में तो अब भी है, लेकिन मुश्किल ये है कि भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा खाऊं या कोई भी खाऊं या ना खाऊं। ये जो दुविधा है उसकी वो लंबे समय से बनी हुई है। उसकी वजह है, देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति अपने तरह की यूनिक है। इस तरह का राजनीतिक समीकरण आपको देश के किसी भी राज्य में नहीं मिलेगा। आंध्र प्रदेश में पार्टियां हैं, तेलुगु देशम है, वाईआरसीपी है जो सत्तारूढ़ है, और तेलुगु देशम मुख्य विपक्षी दल है, सत्ता में रह चुकी है। चंद्रबाबू नायडू उसके नेता हैं। वाईआरसीपी के नेता जगन मोहन रेड्डी हैं, आपको पता है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी है तीसरी, चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और पांचवी पार्टी है जनसेना पार्टी। अब आप देखिए, इन पांच में से जो चार पार्टियां हैं उनके लिए कांग्रेस का विरोध करना मजबूरी है। वो सब कांग्रेस विरोध पर बनी हुई और चलने वाली पार्टियां हैं। वो चाहे तेलुगु देशम हो, चाहे वाईआरसीपी हो। वाईआरसीपी तो कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस के विरोध में ही बनी। और उसके अलावा जनसेना पार्टी पवन कल्याण की, वो शुरू से जो है वो कांग्रेस के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, टीडीपी के साथ रही है, और बीजेपी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों पार्टियां, और ख़ास तौर से बीजेपी का जो मकसद है आंध्र प्रदेश में, उसको मालूम है कि उसकी कोई चुनावी हैसियत जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, उसका जनाधार नहीं है कोई। पिछले चुनाव में उसको 1% से कम वोट मिला था। हालांकि कांग्रेस को भी 1.31 मिला था, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों पार्टियों में वोट शेयर के मामले में नहीं है। सीटें दोनों को 0 मिली थी, इसलिए उसकी कोई तुलना की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की सारी कोशिश इस चुनाव में ये है कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएं, ये नहीं, ये प्राथमिकता नहीं है। इच्छा है, कोशिश है, लेकिन ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है? कांग्रेस न बढ़ने पाए 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये इन 3 राज्यों में कांग्रेस की बढ़त रोकने के लिए बीजेपी कोई भी समझौता करने को तैयार है। तो आंध्र प्रदेश में उसके सामने समस्या ये है कि वाईआरसीपी से समझौता करे या टीडीपी से। टीडीपी लगातार पिछले 3 साल से चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल व्याकुल है कि किसी तरह से एनडीए में उनकी वापसी हो जाए। अभी जून महीने में वो दिल्ली आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। हालांकि इस समय भी जब ये वीडियो बन रहा है वो दिल्ली में है, लेकिन भाजपा के किसी नेता से मिले नहीं। उनकी मुश्किल ये है कि उनकी मजबूरी है बीजेपी के साथ आना। उनको पता है कि अगर उनको पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी, ये तीनों मिलकर लड़ेंगी तो कुछ लड़ने की स्थिति में होंगी, वरना आंध्र प्रदेश में वाईआरसीपी जगन मोहन रेड्डी की स्थिति बहुत मजबूत है। पिछले चुनाव में 49%, 49% वोट मिला था। लोकसभा की 25 में से 22 सीटें वाईआरसीपी जीती थी और 3 सीटें टीडीपी जीती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाईआरसीपी की स्थिति क्या है। 14 में हालांकि टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन था, तो उसमें टीडीपी को 16 सीटें मिली थी, बीजेपी भी 3 सीटें जीत गई थी, और उसके बाकी सीटें जो है वो वाईआरसीपी को मिली थी। लेकिन 19 में वाईआरसीपी की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस, बीजेपी, जनसेना और कुछ हद तक बाकी जो वोट है वो सब का सब वाईआरसीपी ले गई। तो वाईआरसीपी का वोट बढ़ा और टीडीपी का वोट बढ़ा, क्योंकि फाइट सीधे सीधे जो है सीधी लड़ाई हो गई टीडीपी और वाईआरसीपी में। ये जो बाइपोलर कंटेस्ट हुआ उसमें वोट शेयर के लिहाज से तो टीडीपी को फ़ायदा हुआ, लेकिन सीटों का नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आंध्र प्रदेश की राजनीति की स्थिति क्या है। अब बीजेपी की मुश्किल क्या है? बीजेपी को लगता है कि टीडीपी के साथ जाने में फ़ायदा ये है कि उसको ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, उसके लिए ज़्यादा जगह बन सकती है, भविष्य के लिए ज़्यादा बेहतर मौके हो सकते हैं। ये पता है बीजेपी को कि टीडीपी का राजनीतिक वर्चस्व जो भी है, जितना भी बचा हुआ है, उसका जो जनाधार है, पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 40%, 39-40% वोट मिले थे, वो तब तक है जब तक चंद्रबाबू नायडू सक्रिय राजनीति में है। और चंद्रबाबू नायडू
ये जो 2024 का चुनाव आ रहा है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ होंगे, तो उसके बाद 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहेंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। तो बीजेपी की नज़र उस वोट बैंक पर है कि अगर टीडीपी के साथ रहेंगे तो वो वोट बैंक, उसमें से बड़ा हिस्सा हमारे साथ आ सकता है। इसीलिए डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। आपको मालूम है कि डी पुरंदेश्वरी और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनटीआर के परिवार से आते हैं, यानी एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं में कहे जा सकते हैं। बड़े तेलुगु फिल्म अभिनेता थे और लोकप्रिय नेता भी थे, मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने अपनी तेलुगु देशम पार्टी उन्होंने ही बनाई थी, जिसको तोड़कर उनसे बगावत करके एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने अलग गुट बनाया और वो सफल हुए। अब एक तस्वीर आई है अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, जिसमें पूरा एनटीआर परिवार दिखाई दे रहा है। उसमें शायद लक्ष्मी पार्वती को, जो उनकी दूसरी पत्नी थी एनटीआर को, उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन इसका संकेत क्या है? डी पुरंदेश्वरी और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों में अच्छे संबंध नहीं है। आपको मालूम है कि डी पुरंदेश्वरी एनटीआर की बेटी हैं और चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है उनकी बहन है। तो ये परिवार का झगड़ा अलग प्ले उसका चलता है, राजनीतिक रूप से अलग चलता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि डी पुरंदेश्वरी के रूप में एक ऐसी नेता मिल गई है जो आंध्र प्रदेश में पार्टी का विस्तार कर सकती है। थोड़ा समय लगेगा, भारतीय जनता पार्टी को संगठन ज़मीन पर खड़ा करने में समय लगेगा, जिसकी कोशिश पिछले 3-4.5 साल से हो रही है। उसका कितना असर हुआ है ये तो 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इतना है कि 2019 की तुलना में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बेहतर हुई है। अब सवाल ये है कि बीजेपी अलायंस करे किससे? टीडीपी का मैंने बता दिया कि उसके साथ जाने का क्या फ़ायदा है, नुकसान क्या है। टीडीपी एक जो है गिरती हुई ताकत है, कमज़ोर होती हुई ताकत है। वाईआरसीपी एक बढ़ती हुई ताकत है और वाईआरसीपी का जो वर्चस्व है आंध्र प्रदेश की राजनीति पर, वो हाल फिलहाल उस पर कोई असर पड़ने वाला है ऐसा दिखाई नहीं देता। उसके अलावा 2019 से और अब तक हर क्रूशियल मौके पर, हर महत्वपूर्ण मौके पर जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संकट का सामना किया राज्यसभा में, तब उबारा है जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार को। हर मौके पर, हर ऐसे विधेयक पर, हर प्रस्ताव पर जो है बीजेपी की सरकार का साथ दिया है। कभी समर्थन में वोट देकर, कभी वॉकआउट के जरिए मदद करके, तो लगातार साथ रहे हैं। और जगन मोहन रेड्डी को भी मालूम है कि केंद्र में फिर से बीजेपी आने वाली है। तो देखिए, कई क्षेत्रीय दल जो होते हैं उनकी नज़र में सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है अपने राज्य के विकास की, उसके लिए फंड की, केंद्र से सहयोग की। ये सब जगन मोहन रेड्डी को दिखाई देता है बीजेपी के साथ रहने में, और इसका फ़ायदा उनको हुआ भी है। जिस तरह की आर्थिक मदद दी है केंद्र सरकार ने, वो शायद अगर बीजेपी के विरोध में रहते तो वो मुश्किल होती, या देर से मिलती, या हो सकता है उससे कम मिलता, जो भी होता। लेकिन उनको लगता है कि जो उनकी मांग थी वो सब केंद्र सरकार ने पूरी की है। और बीजेपी को लगता है कि जब जब ज़रूरत पड़ी तब जगन मोहन रेड्डी ने उनका साथ दिया है। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बन सकती है, एक मजबूत नेता और जनाधार वाले नेता और एक मजबूत पार्टी से जो आगे बढ़ रही, जिसके कमज़ोर होने के कोई संकेत नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो पिछले 4-4.5 साल में एंटी इनकम्बेंसी का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। जगन मोहन रेड्डी के साथ जाने में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और उनकी सरकार बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में धर्म परिवर्तन करा रही है। क्रिश्चियन जो मिशनरीज़ हैं उनको खुली छूट मिली हुई है, इसमें सरकारी तंत्र मदद कर रहा है, डीएम के स्तर से इसमें मदद दी जा रही है। चंद्रबाबू नायडू ने एक समय लगभग 1-1.5 साल तक ये अभियान चलाने की कोशिश की इसके खिलाफ, और उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और 2019 के बाद से जो भी चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हुए हों, पंचायत के चुनाव हुए हों, बाई इलेक्शन हुआ है, सब में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी बुरी तरह से हारी है। तो वो उठकर 2019 के बाद जो 19 में झटका लगा उससे उठकर खड़ी हो रही है,
ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीजेपी को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि टीडीपी के साथ जाने में हम भी डूब जाएं। ये चुनौती जो है, और या कहें कि ये चुनाव बड़ा मुश्किल है कि आंध्र प्रदेश में भाजपा किसके साथ अलायंस करे, चंद्रबाबू नायडू के साथ या जगनमोहन रेड्डी के साथ। चंद्रबाबू नायडू के साथ भविष्य में शायद फ़ायदा हो सकता है जब चंद्रबाबू नायडू सीन से राजनीतिक परिदृश्य से हट जाएंगे, लेकिन कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, उसके बारे में कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। कोई नया नेता नहीं उभर कर आ जाएगा या एनटीआर के परिवार से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाएगा, ये नहीं कह सकते जो पार्टी पर और जो है उस जनाधार पर एनटीआर की लिगेसी पर कब्जा कर ले। ऐसे लोग हैं परिवार में, तो इसलिए जो है वो अनिश्चितता की बात है। जगनमोहन रेड्डी के साथ निश्चितता, एक निश्चिंतता है। ये आश्वस्ति मिलती है कि उनकी ताकत अभी बनी हुई है और उनके साथ रहने में फ़ायदा है। लेकिन क्या जगनमोहन रेड्डी ऐसा चाहेंगे? अभी तक वो एनडीए का सदस्य नहीं बने हैं। उनके साथ केवल मुश्किल ये होगी कि क्या उनको आकलन करना होगा कि क्या बीजेपी के साथ जाने से उनके मुस्लिम वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा। अब देखिए, सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू की मुस्लिम वोट बैंक में कोई बहुत अच्छी जो है उनकी कोई अच्छी छवि नहीं है। तो इसलिए जगनमोहन रेड्डी को ये डर नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू उनका मुस्लिम जनाधार छीन लेंगे। कांग्रेस इस हालत में ही नहीं है कि वो उनका मुस्लिम जनाधार छीन ले, तो इसलिए उनको डर इसका कम है जो चंद्रबाबू नायडू को कभी हुआ करता था। देखिए, जब कोई भी पार्टी इस तरह की जिसको मुस्लिम वोट भी मिलता है ठीक ठाक मात्रा में, वो जब बीजेपी के साथ अलायंस करती है तो वो एक ही चीज़ देखती है कि जो हमको मुस्लिम वोट मिलता है उसका जो नुकसान होगा, संभावित नुकसान, क्या उसकी भरपाई भाजपा के साथ आने से हो रही है? क्या भाजपा हमको वो एडिशनल वोट दिला रही है? यानी अगर हमको 4% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं तो क्या भाजपा के साथ जाने से हमको भाजपा के 6% 5% वोट मिल रहे हैं, जिससे जो कमी पूरी हो सके, कुछ और मिल सके। जब ये लगता है कि ऐसा हो सकता है तो अलायंस करते हैं, जैसे ही लगता है ये नहीं होगा अलायंस तोड़ देते हैं। इसलिए आप देखेंगे राज्यों में अलायंस होता है बीजेपी के साथ, टूट जाता है उन्हीं पार्टियों के साथ जिनको मुस्लिम वोट मिलता है। तो उनकी चिंता, पहली चिंता होती है मुस्लिम वोट की कि वो कैसे बना रहे। अगर वो बना न रहे तो उसकी भरपाई कैसे हो। तो अब बीजेपी को भी तय करना है और जगनमोहन रेड्डी को भी तय करना है। चंद्रबाबू नायडू तो तय कर चुके हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी, ये तीनों मिलकर वाईआरसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अगर वाईआरसीपी के खिलाफ चुनाव लड़े, और जिसकी पूरी संभावना है कि वो फिर से जीत कर आ जाएंगे, और बीजेपी को 2024 के बाद अगर राज्यसभा में या किसी और मौके पर ज़रूरत पड़ती है तो फिर जगनमोहन रेड्डी से समर्थन कैसे मांगेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ, और बीजेपी के इसी मुश्किल के कारण उसका विस्तार भी नहीं हो रहा है कि वो राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर स्टैंड नहीं ले पाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो भी वोट हो वो बीजेपी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीजेपी वाईआरसीपी की समर्थक पार्टी के रूप में देखी जाती है। तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा एंटी इनकम्बेंसी का बीजेपी को नहीं होने वाला है। फिर उस हालत में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति यह है कि उनको फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उनका संगठन जो है, उनका जो अपना जनाधार है और उनकी जो ताकत है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है पिछले 4-4.5 साल का जो वक्त गुजरा है उसमें जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ हुई हैं, उनको देखकर लगता है कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कर नहीं पा रहे। तो एक ताकतवर एलआई और एक कमज़ोर एलआई, एक जो भविष्य में शायद ज़्यादा फ़ायदा दे सके, एक जो भविष्य में आपकी ग्रोथ को लिमिट कर दे। इन दोनों में से एक को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी किसको चुनेगी बहुत जल्दी ही मालूम हो जाएगा, क्योंकि तेलंगाना का चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।